Hello everyone, welcome to Only IAS. In the series of Indian Economy for Prelims 2022, we are discussing the economic survey. We had already covered the chapter 1 of economic survey, the state of economy. Today we will discuss the second chapter of economic survey, that is fiscal developments. So let's start with this. तो पहले हम बात कर लेते हैं जनरली फिस्कल डेवलपमेंट। फिस्कल डेवलपमेंट का मतलब हम खुद समझ सकते हैं कि किस चीज से रिलेटेड है। फिस्कल डेवलपमेंट का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं फिस्कल पॉलिसी को इंडिकेट कर रहा है। इट इज जनरली रिलेटेड टू द फिस्कल पॉलिसी, मतलब हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है मॉनेटरी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू वाली, उसको उसको लेकर ये डील करता है चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें बोल रहे हैं कि इंडिया ने कैलिब्रेटेड फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलिब्रेटेड फिस्कल पॉलिसी? कैलिब्रेटेड फिस्कल पॉलिसी का मतलब वो फिस्कल पॉलिसी जहां भारत सरकार ने एक्सपेंशन किया, जहां भारत सरकार ने एक्सपेंशन किया, जबरदस्त एक्सपेंडिचर किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर किए, ताकि इकोनॉमी को वापस से ट्रैक पे लाया जाए, ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए, ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, ताकि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो कंट्री के, एफडीआई कंट्री में बढ़े। दैट इज कॉल्ड एज कैलिब्रेटेड फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। वही अगर यहाँ पे आता कि एकोमोडेटिव, तो हमने सस्टेन्ड फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करी है, बट इंडियन इकोनॉमी हैज डन विद कैलिब्रेटेड फिस्कल पॉलिसी। लेकिन एक्सपेंडिचर करने के साथ साथ भारत सरकार ने एक बात का बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया कि वल्नरेबल सेक्शन को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। दैट्स कॉल्ड एज एजाइल अप्रोच, कि वल्नरेबल सेक्शंस को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, उनके लिए सरकार ने स्पेशल मेजर्स लिए, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, फूड सिक्योरिटी में, मनरेगा में, एमएसएमई में, उसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सरकार ने जो स्टेप्स लिए। ठीक है, तो इंडिया ने कहीं ना कहीं एजाइल पॉलिसी अप्रोच करी, और जो कि डेटा पहले कलेक्ट करा, फिर स्टेप लिया, फिर डेटा कलेक्ट किया, फिर स्टेप्स लिए। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, जब लॉकडाउन इंपोज हुआ था फर्स्ट टाइम पे, कोविड पहली वेव थी, तो सरकार ने वहां पे फिस्कल पॉलिसी पे फोकस करते हुए ये ध्यान दिया कि सेफ्टी नेट्स बनाए जाए। सेफ्टी नेट्स मतलब वल्नरेबल पुअर जो लोग हैं उनके ऊपर सबसे पहले ध्यान दिया जाए, क्योंकि दीज आर द पीपल हु एक्चुअली सफर्ड अ लॉट। सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ता है, वर्स्ट आउटकम जो सबसे पहले होता है, वो होता है वल्नरेबल सेक्शन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट मेजर दैट दे हैव टेकन इज कि इन जो हमारे पुअर और वल्नरेबल सेक्शन जो वाले जो लोग हैं, उनका हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। देन उसके बाद में भारत सरकार ने अलग अलग स्टेप्स लिए वल्नरेबिलिटी के लिए, जो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन भी एनहेंस कर दी। जैसे ही वल्नरेबल सेक्शन को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करा गया, एक वो सेफ्टी जोन के अंदर आए, भारत सरकार ने फिस्कल स्टिमुलेशन बढ़ा कर दिया, एक्सपेंशन करा फिस्कल पॉलिसी में जबरदस्त तरीके से। इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चालू करी। ठीक है, उसके अलावा इंसेंटिव्स को, इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्टार्ट किया, एंड अलग अलग सेक्टर्स में इंडियन गवर्नमेंट ने फोकस किया। तो अगर देखा जाए तो आप ये देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं बता चुका हूं आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, जो एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। 34.5% growth in capital expenditure over 2020-21 बजट एस्टिमेट। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में सरकार ने अराउंड एक्सपैंड कर दिया है 7400 प्रोजेक्ट्स को। वहीं पीएलआई स्कीम में सरकार 1.97 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर कर रही है फॉर 13 सेक्टर्स। अलग अलग 13 सेक्टर हैं। ऑटोमोबाइल है इसमें, इसमें फार्मेसी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, कंस्ट्रक्शन है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जब हम इंडस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे। So overall, it enhanced the employment in the economy. It boosts the overall output production, and it has multiple effect that it will increase the overall exports in the economy. तो अगर बात करी जाए फिस्कल डेफिसिट, भारत सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट था नवंबर में, वो अराउंड 46.2% था 2021 में। वहीं इसके कंपैरिजन में इफ वी टॉक अबाउट देन, तो फिस्कल डेफिसिट 46.2, जो कि कंपैरेटिवली काफी कम है इन कंपैरिजन टू 135। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया 135%। ये 135% इसलिए था उस समय क्योंकि हमारी भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च करी, आत्मनिर्भर भारत लॉन्च कर दिया था उस समय पे, फाइनेंशियल पैकेज जो दिया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लॉन्च कर दिया था। तो इसकी वजह से हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो काफी ज्यादा था इन कंपैरिजन टू 2020-21 में। अगर आप देखें तो सरकार ने कहीं ना कहीं वापस से फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर ध्यान दिया। रेवेन्यू जनरेट भी हुआ इन टर्म्स की, हमारी एफडीआई हमारी कंट्री में इंक्रीज हो गए, रिसीट हमारी बढ़ गई, और हमने थोड़ा सा ब्रेक लगाया हमारे एक्सपेंडिचर्स पे। देखा जाए तो रेवेन्यू रिसीट देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, रेवेन्यू रिसीट जो है वो भी लगातार बढ़ी compared to last 2 years had grown at much higher pace. रेवेन्यू रिसीट मैं आपको बता चुका हूँ, जो शॉर्ट टर्म इनकम होती है गवर्नमेंट की, फीस पेनल्टी फाइन से,
उसके अलावा जो सरकार का इंटरेस्ट इनकम होती है, जो सरकार को इंटरेस्ट से मिलता है, भारत सरकार ने बांग्लादेश को लोन दिया, उस पर जो इंटरेस्ट मिला, ठीक है, उस पे जो हमें लोन मिला, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या है, और जैसे मान लीजिए स्टैम्प प्रिंटिंग, कॉइन मिंटिंग से जो इनकम हुई, दैट इज अगेन रेवेन्यू रिसीव। तो अगर देखा जाए तो हमारे ओवरऑल टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों में ग्रोथ हुई है, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों के अंदर ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल इन द टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, नेट टैक्स रेवेन्यू 64.9% ग्रो किया। क्यों ग्रो किया, इसके पीछे बहुत स्पेसिफिक स्कीम थी, मैंने आपको पढ़ाई थी। एक तो है ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, जिसमें मैंने आपको बताया था फेसलेस अपील और फेसलेस असेसमेंट वाला पॉइंट। ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म पे हमने स्पेशली ध्यान दिया। दूसरा हमने ध्यान दिया था विवाद से विश्वास स्कीम पे, विवाद से विश्वास, जिसमें एक स्पेसिफिक डेट दी गई थी कि उस डेट तक जो लोग अपना टैक्स पे कर देंगे, भारत सरकार विल नॉट इम्पोज एनी काइंड ऑफ पेनल्टी ऑन देम। तो इन दोनों चीज से हमारा टैक्स बेस भी काफी इंक्रीज हुआ एंड दैट्स अ गुड साइन। ठीक है, तो नेट टैक्स रेवेन्यू हमारा कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है उसके बाद से। देन अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्पोरेट टैक्स की अगर आप बात करो, ठीक है, तो जो कॉर्पोरेट टैक्स था, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 90.4%। जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स था, इट जनरेट द ग्रोथ ऑफ 9.4%, 9.4% इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ दिस ओनली। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी हुई कंपनीज की, तो उन्होंने फर्दर उस पैसे को इन्वेस्ट किया, इससे ओवरऑल इकोनॉमी बूस्ट अप हुई। रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम कस्टम, उसमें ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ नजर आई फ्रॉम अप्रैल 2020, फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर 2020। जो कस्टम्स के तो जो रेवेन्यू कलेक्शन था, दैट अगेन जंप्स अ लॉट। तो ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप ये देखिए रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट मैं 2016 का तो नहीं ले रहा, मैं इन 3 सालों का ले रहा हूँ। देखिए 8.4 था 2019-20 में, 2020 में -3.1 था, क्योंकि रिसीट आने के चांसेस ही नहीं थे, सरकार को लॉकडाउन हो गया था चारों तरफ। 9.6, तो दैट ग्रोस। टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे 0.7 से 9.5, कितना अच्छा जंप हुआ है। तो नेट टैक्स रेवेन्यू 8.4 का आपका हुआ है। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट 16.8। देखिए टैक्स रेवेन्यू रिसीट में दो पार्ट आते हैं। रेवेन्यू रिसीट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहला होता है आपका टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स के फॉर्म में जनरेट होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आपकी इंटरेस्ट इनकम हुई, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, डिविडेंड हुई, डिविडेंड जो गवर्नमेंट कंपनीज को मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका मान लीजिए और जैसे प्रिंट, स्टैम्प प्रिंटिंग, मेडल मिंटिंग, प्रिंटिंग, ठीक है, ग्रांट्स आपको मिलते हैं। दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन नॉन टैक्स रेवेन्यू। वहीं अगर आप देखिए टोटल एक्सपेंडिचर जो है भारत सरकार का कंपैरेटिवली 30.7 पहुंच गया था एंड नॉट रिड्यूस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हमने काफी कम कर लिया 2021 में। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा ग्रो कर रहा है, और वो ग्रो करना भी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एसेट क्रिएटिंग होता है, वो एसेट क्रिएटिंग होता है, फ्यूचर में रिटर्न जनरेट ज्यादा करता है। सो देयर इज नो इशू दैट। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, आपको डेटा याद नहीं रखना। अच्छा एक बात और है, इकोनॉमिक सर्वे में आपको किसी भी तरह का डेटा याद नहीं करना कि 9.6 हुआ, 9.5 हुआ, 16.8 हुआ। डेटा कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। जैसे अगर आपसे पूछें कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 26.5 से 30.5 इंक्रीज हुआ है। आपसे पूछे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, तो वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, लेकिन इन कंपैरिजन, मतलब आपको इन 2 सालों का, इन 2 साल और फिर उसके बाद इन 2 सालों का आपको कंपैरिजन याद रखना है कि भाई इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट्स इट, नो नीड टू मग अप द डेटा। चलिए अब अगर बात करें, जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन भी इंक्रीज हुआ है हमारा। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज क्यों है, बिकॉज ऑफ दोस 2 स्कीम्स, ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म और आपका जो दैट वन विवाद से विश्वास। तो लोगों ने टैक्स भी पे किया, उससे जीएसटी ग्रोथ भी इंक्रीज हुई, क्योंकि हमारे रेवेन्यू बेस इंक्रीज हुआ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जीएसटी, लोग अब बिल लेना शुरू कर दिया लोगों ने। ठीक है, जीएसटी काउंसिल ने रैशनलाइज मेजर्स स्टार्ट कर दिए। डिसइन्वेस्टमेंट से हमने 1.75 लाख करोड़ रुपए कमाए। तो अगर आप ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई टैक्स के कंपोनेंट में सबसे ज्यादा शेयर किसका है। तो देखिए 2021 में जीएसटी का नंबर 1 पे सबसे ज्यादा शेयर है, मतलब सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू हमारे पास आता है वो जीएसटी से आता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। मैं टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ। टैक्स में, टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज्यादा पैसा किससे आता है, जीएसटी इज ऑन नंबर 1। सेकंड नंबर पे आता है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से, कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स से। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है एक्साइज, और चौथे नंबर पे आता है कस्टम ड्यूटी से।
चौथे नंबर पे आता है कस्टम ड्यूटी से। ये भी आपको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है, डोंट रिमेंबर द डेटा अननेसेसरी। देन अगर बात करा जाए टैक्स का टोटल रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू है हमारी, उसमें टैक्स का कितना हिस्सा है, टैक्स के हिस्से में सबसे ज्यादा किससे आता है, तो देखिए जीएसटी नंबर 1, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपका ये दिस वन, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। देन इट इज थर्ड नंबर पे इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स सेम, थर्ड नंबर पे इनकम एंड कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया आपका। उसके अलावा दिस इज एक्साइज देन कस्टम। इस तरह से यू नीड टू रिमेंबर दैट कि कॉन्ट्रीब्यूशन पता किसका है। उसके बाद अगर बात करें कि ग्रोथ किस किस में हुई है, ग्रोथ किस किस में हुई है इन टर्म्स ऑफ 20 अप्रैल टू नवंबर 2020 और 21। तो आप देखिए अगर हम ये बात करें पिछले साल के अप्रैल टू नवंबर 2020 और 2021, तो अप्रैल नवंबर में कॉर्पोरेट टैक्स में ग्रोथ हुई है, फिर डिक्रीज हुआ है। तो आपको बस ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड याद रखना है इन टर्म्स ऑफ किस में ग्रोथ हुई है और किस में डिक्लाइन हुआ है। उसके अलावा अगर मैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करूं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज्यादा इनकम हमारी किससे हुई, नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज्यादा इनकम हमारी किससे हुई है, तो सबसे ज्यादा इनकम जो हमारी हुई है दैट इज कहां से हुई है, दैट इज डिविडेंड एंड प्रॉफिट। डिविडेंड एंड प्रॉफिट से वी हैड द हाईएस्ट इनकम, सबसे ज्यादा इनकम हमें डिविडेंड एंड प्रॉफिट से हुई है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपसे पूछा जाए तो इंटरेस्ट रिसीट से, इंटरेस्ट जो हमने लोन दिया उससे। तीसरे नंबर पे एक्सटर्नल ग्रांट से। अदर्स मतलब 1.25 है, अदर्स मतलब जो बहुत सारे कंपोनेंट आ जाते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट आ जाते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सबसे ज्यादा इनकम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है इन टर्म्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो सबसे ज्यादा डिविडेंड एंड प्रॉफिट से होती है, फॉलोड बाय इंटरेस्ट रिसीट देन एक्सटर्नल ग्रांट्स। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर भारत सरकार किसमें करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब शॉर्ट टर्म पेमेंट। सो नंबर 1 इंटरेस्ट पेमेंट पे सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं दैट इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, जो हम लोन लेते हैं उसका जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं उस लोन पे, दैट हैज द हाईएस्ट कंपोनेंट, फॉलोड बाय सब्सिडीज, जो हम सब्सिडीज देते हैं नंबर 2 पे, जो हम सब्सिडीज हमें देते हैं हमारे फार्मर्स को, नंबर 2 पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड नंबर पे डिफेंस सर्विसेज, फोर्थ नंबर पे आपका आई थिंक नो थर्ड नंबर पे सैलरीज, फोर्थ पे डिफेंस एक्सपेंस। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि भारत सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंपोनेंट है फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है, सेकंड नंबर पे सब्सिडीज, थर्ड नंबर पे सैलरीज, फोर्थ नंबर पे डिफेंस सर्विसेज। अब आपसे एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द स्टेट, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों में से क्या ट्रेंड रहा है। तो देखिए ये जो ब्लू वाली है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रेड वाली कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इनिशियली अगर मैं बात करूं 2019-20 तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता है और फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार सरकार ने बढ़ा दिया, यहां से सरकार ये लगातार देखो कितना इंक्रीज हो गया, 2020 से 2021 में कितना बड़ा जंप लिया है। क्यों जंप लिया, वही आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है, आत्मनिर्भर है, देन एनआईपी है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने काफी किया, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ने जबरदस्त जंप लिया। वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार लगातार कम करते गई, दैट्स व्हाई इसलिए डिप हो रहा है, फॉल हो गया। ये आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, सरकार ने जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक रोड, हाईवेज, रेलवे सब पे बहुत पैसा लगाया टू बूस्ट द कैपिटल एक्सपेंडिचर। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया भारत सरकार को कि जो आपके जो लोकल बॉडीज हैं उनको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करे, डोंट प्रोवाइड देम थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट नीड टू पेड द फंड। अब इसमें दो तरह के फंड्स थे, एक था टाइट फंड और एक थे नॉन टाइट फंड्स। टाइट फंड्स मतलब अकॉर्डिंग टू द डिमांड जो हमने एक्सपेंडिचर किया, अकॉर्डिंग टू द एरिया दैट वी हैड डन। मिलियन प्लस सिटीज जिसमें 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है और लेस देन मिलियन प्लस जिसमें 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है और लेस देन मिलियन प्लस सिटीज। तो इसमें जो टाइट फंड थे दैट इज स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए दिए गए। वही जो नॉन टाइट फंड थे वो पर्पस क्रिएटेड थे, मतलब हमने जैसे सैनिटेशन के लिए दिया, हमने जैसे एजुकेशन के लिए दिया, वाटर ड्रिंकिंग के लिए दिया। तो इस तरह से ये स्पेसिफिकली कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टेट्स को, वो जो लोकल बॉडीज है उनको फंड डायरेक्टली वो करें, क्योंकि स्टेट्स की खुद की हालत बहुत खराब थी। तो दिस इज द मेजर ऑफ एक्सपेंडिचर डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात कर लेते हैं एसेट मोनेटाइजेशन से। तो जो एसेट मोनेटाइजेशन से इनकम जनरेट हुई है, एसेट मोनेटाइजेशन से अराउंड गवर्नमेंट की 6 लाख करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मान लीजिए सरकार को एनआईपी को सपोर्ट करना है, अब उसके लिए सरकार को पैसा चाहिए, तो सरकार रादर देन उस प्रॉपर्टी को लीज करे, सरकार रादर देन उस प्रॉपर्टी को बेचे, सरकार क्या करेगी, जैसे मान लीजिए मेट्रो है,
अब मेट्रो पे किसी का एडवर्टीजमेंट लगाना है, उसका पैसा, दैट इज एसेट मोनेटाइजेशन। सरकार की कोई बीएसएनएल की बिल्डिंग है, नॉट इन यूज, सरकार ने उसको रेंट पे दे दिया, दिस इज कॉल्ड एज एसेट मोनेटाइजेशन, नॉट टू सेल दैट प्रॉपर्टी एंड गेट इनकम फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, दैट इज एसेट मोनेटाइजेशन। तो एसेट मोनेटाइजेशन में सबसे पहले सरकार ने स्पेशली फोकस किया कि नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन, एंड एसेट मोनेटाइजेशन में सरकार ने रोड, रेलवे, शिपिंग, एविएशन, पावर, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस और वेयर हाउसिंग सेक्टर, ये वो है सेक्टर जिनसे सबसे ज्यादा हम इमेजिन कर रहे हैं सबसे ज्यादा पैसा हम निकालेंगे एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू। सरकार ने इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार ने इस एसेट मोनेटाइजेशन को पूरे तरह से प्रॉपर तरीके से करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू एक कंपनी का फॉर्मेशन किया है। ये एसपीवी क्या होती है मैं समझा देता हूं। जैसे सरकार का कोई स्पेसिफिक पर्पस है, सरकार का कोई स्पेसिफिक पर्पस है, सरकार की कोई पर्टिकुलर स्कीम है, उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए सरकार एक बॉडी बना सकती है, कंपनी बना सकती है, ताकि दैट कंपनी, दैट पर्टिकुलर बॉडी विल टेक द 100% स्टेप्स टू रेगुलेट इट, टू मॉनिटर इट। उस कंपनी का नाम है द नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपनी? द नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, ये नाम है उस कंपनी का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो एसेट मोनेटाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो, प्रॉपर तरीके से एनफोर्स हो सके, प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन हो सके, बेस्ट तरीके से हम काम कर सके, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएलएमसी। इसके लिए सरकार ने 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इसमें प्राइवेट शेयर भी है क्या? नो, इट्स 100% गवर्नमेंट एंटिटी। इसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल 5000 करोड़ की है, दैट इज द मैक्सिमम कैपिटल, और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 150 करोड़ की है। ये क्वेश्चन इस साल के प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एसेट मोनेटाइजेशन what is the name of the company that is formed by the government of India? The name is National Land Monetization Corporation. ये 6 लाख करोड़ का जो एसेट मोनेटाइजेशन होने वाला है, इसके लिए भारत सरकार की जो कंपनी फॉर्म करी है भारत सरकार ने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। फिर बात करते हैं स्ट्रेटेजिक सेक्टर की। आपको मैं बता चुका हूँ स्ट्रेटेजिक सेक्टर दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेटेजिक सेक्टर, एक होता है नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। स्ट्रेटेजिक सेक्टर मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी के लिए। तो उसमें आपके 4 चीजें आती हैं, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस। दे आर द 4 सेक्टर्स अंडर द स्ट्रेटेजिक सेक्टर। अब इसमें भारत सरकार ने एक चीज फाइंड आउट करी कि भाई अगर जो हम सब्सिडीज देते हैं, हम जो सब्सिडी देते हैं उसमें सबसे ज्यादा सब्सिडी हम किस चीज के लिए देते हैं? तो सबसे ज्यादा सब्सिडी फूड सब्सिडी हैज द हाईएस्ट कंपोनेंट। फूड सब्सिडी सबसे ज्यादा पे की जाती है, फॉलोड बाय फर्टिलाइजर। ये आपको ऐसे इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देन पेट्रोलियम, सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे बेटा, कि आपसे ये पूछा जाएगा कि विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सब्सिडी। तो फूड सब्सिडी सबसे ज्यादा दी जाती है, कोई जरूरत नहीं है आपको ये डेटा याद करनी, 1.64 लाख, आपको सिर्फ ये याद रखना है, फूड सब्सिडी हाईएस्ट है, देन फर्टिलाइजर सब्सिडी, देन पेट्रोलियम सब्सिडी। और सरकार के जब डेट और डेफिसिट बढ़ते हैं तो सरकार उन डेट और डेफिसिट को कैसे मैनेज करती है? 37% थ्रू द कमर्शियल बैंक्स। जैसे मान लीजिए सरकार के 100 रुपए का डेट है सरकार के ऊपर, सरकार को 100 रुपए पे करना है, तो उस 100 रुपए में से 37 रुपीज तो बैंक से पे होंगे, ठीक है। 25 रुपए इंश्योरेंस से, जो सरकार ने इंश्योरेंस प्रीमियम से पैसा कमाया, 25 रुपए उससे मेट आउट होंगे। उसके अलावा प्रोविडेंट फंड और आरबीआई से सरकार 16 रुपए लेती है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज थ्रू म्यूचुअल फंड। जितना बच गया, फॉर एग्जाम्पल 52, 62, 68, रेस्ट 28 या 32 जितना ही बच गया, दैट इज थ्रू म्यूचुअल फंड। This is how the government actually finance its debt. 37% जो लेती है वो कमर्शियल बैंक से लेती है, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। 25% वो इंश्योरेंस कंपनीज जो एलआईसी है, जीआईसी है, उससे रिकवर कर, मतलब उसके प्रीमियम से रिकवर करती है। देन प्रोविडेंट फंड, आरबीआई, म्यूचुअल फंड के पैसे से जनरेट किया जाता है। दैट इज थ्रू द गवर्नमेंट मैनेज इट्स डेट। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, और उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और सरकार की जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है वो कैसे? तो देखिए, फिस्कल डेफिसिट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड है। ये इसी तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये फिस्कल डेफिसिट पहले देखो इंक्रीज हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड क्या है लास्ट 5 ईयर से? लास्ट 5 ईयर से फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड क्या है? तो देखिए, ये इंक्रीज होते होते ये इंक्रीज हुआ, लेकिन बाद में ये थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, मतलब ये डिक्रीज हुआ है। तो इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है, इंक्रीज हुआ है ये एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, लेकिन देखिए यहाँ पे 89.7 है, यहाँ पे 89.3, तो ये रिड्यूस हो गया 0.4 से। द प्रीलिम्स क्वेश्चन, फ्रॉम लास्ट 5 years the fiscal deficit of the government is continuously increasing. No, in the last year 2021 it get reduced. फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट का क्या सीन है? तो रेवेन्यू डेफिसिट देखिए 5.8, 7.1 इंक्रीज हो रहा है,
13.3 बहुत ज्यादा बढ़ गया यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार को काफी करना पड़ा, देन इट गेट रिड्यूस्ड। दिस इज द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड। देन द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी सरकार की इंक्रीज हुई है, तो देखिए पहले ये इंक्रीज हुई, ये डिक्रीज हुई, फिर ये इंक्रीज हुई, फिर ये इंक्रीज हो रही है, फिर ये डिक्रीज हो रही है, दैट मींस स्विंग इज देयर। तो इनमें से कोई भी कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं है, इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज हुआ है। दिस इज द अगेन क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क इन एग्जाम। ठीक है, उसके अलावा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अगर आप देखोगे तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में भी यही चीज हुई। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ईआरडी मैंने बताया था। अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, पहले तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट मींस व्हेन रेवेन्यू रिसीट इज लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रेवेन्यू रिसीट से, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। लेकिन कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने किया है जो फ्यूचर में एसेट क्रिएट कर दे, a kind of revenue expenditure that is done today which create asset in future, that is called as effective revenue deficit. Effective revenue deficit पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज हो गया। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं सारी चीजें, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट आपका पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट भी आपका इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है, तो ये दैट मींस कि इंक्रीजिंग ट्रेंड देन डिक्रीज। दिस कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन लाइक प्राइमरी डेफिसिट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फ्रॉम लास्ट 5 years, नो इट इंक्रीज देन इट डिक्रीज। effective revenue deficit, it increases in the from last 5 years, no first it increases then it decreases. This kind of question can be asked in exam. नेक्स्ट बात करें, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना फाइनेंस कहां से किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस जैसे मैं बता चुका हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने का जो डेफिसिट्स है स्टार्टिंग में इंक्रीज होते हैं फिर डिक्रीज हो जाते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट पहले इंक्रीज हुआ फिर डेफिसिट फिर गिर गया, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले बोरोइंग्स करी, उसके लिए सरकार ने लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर किए, और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने की वजह से सरकार के फिस्कल डेफिसिट्स ज्यादा हुए। तो सरकार ने एक्सपेंडिचर साइड को कैसे मेजर किया, अगर जैसे बोला जाए सरकार, जैसे मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। तो सरकार ने एक्सपेंडिचर को मैनेज कैसे किया, सरकार ने बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करे, पहले तो सरकार ने एफिशिएंट तरीके से स्पेंडिंग करी, प्रॉपर प्लान बना के एक्सपेंडिचर किया, जैसे मैंने आपको बताया था एजाइल अप्रोच में सरकार ने पहले डेटा इकट्ठे करे। ठीक है, सरकार ने पहले डेटा इकट्ठे करे फिर एक्सपेंडिचर किया, तो और उसके अलावा सरकार ने ई मार्केट प्लेस पोर्टल के थ्रू एक्सपेंडिचर किया, और सरकार का ये बहुत अच्छे से कैलकुलेशन था कि हमें कितना एक्सपेंडिचर किस पर्टिकुलर चीज के लिए करना है, द वे द गवर्नमेंट एक्चुअली कलेक्ट्स द डेटा एंड देन दे इनकर द एक्सपेंडिचर, दिस इज फिनोमिनल। रेवेन्यू साइड में सरकार ने रेवेन्यू जनरेट ज्यादा कैसे करी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करके, जो आपकी विवाद से विश्वास स्कीम है, ठीक है, ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, इससे सरकार का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। सरकार ने कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, हर तरह के फालतू के जो लाइसेंसिंग है, डेटा है, फालतू की फॉर्मेटिंग है, अननेसेसरी 50 जगह साइन है, ठीक है, 10 50 500 जगह अप्रूवल है, उन सबको खत्म कर दिया। सरकार ने सिंपल नॉर्म्स रखे, सिंपल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स रखी, ताकि ज्यादा से ज्यादा एफडीआई इंक्रीज हो सके, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स ग्रो हो सके। और सरकार ने टीडीएस इंक्रीज कर दिया, स्कोप ऑफ टीडीएस इंक्रीज टू चेक इवेजन। सरकार ने कहा कि भैया जो लोग अब तक टैक्स पे नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन अब पे कर दो, एक डेडलाइन दे रहे हैं, पुराने पाप सारे धुल जाएंगे अगर इस डेट से पहले आपने सारे टैक्स पे कर दिए तो। दिस इज हाउ गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स रेवेन्यू साइड। So that's all in this particular chapter, chapter number 2 that we had discussed, that is about the fiscal balances. I hope you all love this chapter. This is the chapter number 2 of economic survey.